स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सर्वोदया साइंस एंड टेक्नो में। तो हम ऊष्मा और ताप के इस सीरीज़ में अगला टॉपिक देखने वाले हैं ऊष्मीय प्रसार। तो आप जानते हैं कि जब भी किसी वस्तु को ऊष्मा दिया जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, और जब भी किसी वस्तु से ऊष्मा लिया जाता है तो उसका आयतन घट जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। वस्तुओं में हम अलग अलग प्रकार के ऊष्मीय प्रसार देखने वाले हैं, जैसे कि रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, आयतन प्रसार। आपने कभी सोचा होगा या देखा होगा कि कांच के बर्तन में, कांच के गिलास में अगर गर्म पानी हम डाल देते हैं, उबलता पानी डाल देते हैं और कांच का क्वालिटी अच्छा नहीं रहा तो कांच जो है उसमें क्रैक आ जाता है। उसका कारण क्या है? अंदर का जो परत है ताप में वृद्धि के कारण उसका क्या हो गया? प्रसार हो गया, जबकि बाहर का प्रसार नहीं हो पाया। तो दोनों परत में अलग अलग प्रसार होने की वजह से उसमें क्या आ गया? क्रैक आ गया। पर धातुओं में ऐसा नहीं होता है। धातु के बर्तन होते तो उसमें क्रैक नहीं आता, क्योंकि धातु जो हैं वो टूटने से पहले काफ़ी मात्रा में प्रसार दे सकते हैं। धातु को खींच के थोड़ा बड़ा कर दीजिए, कुछ होने वाला, टूटने वाला नहीं है। आपने देखा होगा कि जो रेल होता है, रेल का पटरी होता है, उसमें जो रेल होता है उनके बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ा जाता है। उसका कारण ये है कि ताप बढ़ने पर धातुओं का भी क्या होगा? एक्सपांसन होगा, प्रसार होगा। तो हम बीच में गैप दे रहे हैं, उसी में उसका प्रसार हो सकता है। अगर वो नहीं दिए रहते तो वो धातु जो सीधा है, अगर उसमें प्रसार होता और बीच में गैप नहीं दिए हैं तो वो ऐसे टेढ़ा हो जाता। समझ रहे हैं क्या? कंक्रीट रोड में भी आपने देखे होंगे कि बीच बीच में गैप छोड़ा गया है। उसका कारण यही है कि जब भी कंक्रीट ब्लॉक में क्या होगा? प्रसार होगा, तो गैप कुछ कम हो जाएगा और प्रसार की वजह से इसमें किसी भी प्रकार का क्रैक आने वाला नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप अपने डेली लाइफ में ऊष्मीय प्रसार का ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखते हैं। ठीक है क्या? चलिए देखते हैं। जब भी पदार्थ को ऊष्मा देने, देखो पदार्थ को जब भी ऊष्मा दिया जाता है उसका आयतन बढ़ जाता है, और पदार्थ से ऊष्मा लेने पर उसका आयतन घट जाता है। ठीक है? तो ताप जैसे जैसे बढ़ेगा उसका आयतन, जैसे जैसे आप ऊष्मा देंगे वैसे वैसे ताप बढ़ेगा, और जैसे जैसे ताप बढ़ेगा उसमें क्या होगा? प्रसार होगा। इसी प्रसार को 3 भागों में बांटा गया है। रेखीय प्रसार, लंबाई में प्रसार; क्षेत्रीय प्रसार, क्षेत्रफल में प्रसार; आयतन प्रसार, आयतन में प्रसार। देखिए क्या बोलता है? एकांक लंबाई के क्षण में एकांक ताप में वृद्धि पर जो लंबाई में प्रसार होता है उसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। अब समझिए बात को ध्यान से। क्या बोला है कि एकांक मतलब 1, 1। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि 1 मीटर लंबाई के क्षण में 1 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि पर जो लंबाई में प्रसार होगा उसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ये जो शब्द में लिखा है उसी को यहाँ समीकरण में लिख दिया गया है कि लंबाई में वृद्धि, जहाँ भी डेल लिखा हो, इस डेल का मतलब होता है परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन या वृद्धि। ठीक है क्या? जहाँ भी डेल लिखा हो इसका मतलब क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो लंबाई में वृद्धि डेल एल, प्रारंभिक लंबाई एल, और ताप में वृद्धि डेल टी। ठीक है? देखो इसके हिसाब से लिखूं मैं तो ये क्या बोलता है? 1 मीटर लंबाई के क्षण में, तो एल को क्या ले लेते हैं? 1 मीटर ले लिए। ठीक है? एकांक ताप में वृद्धि पर डेल टी को क्या ले लिए? एकांक ताप में 1 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं इसको 1 और इसको 1 पुट कर दूं तो अल्फा किसके बराबर आ गया? डेल एल आ गया। अल्फा किसके बराबर आ गया? डेल एल आ गया। इसी को शब्दों में लिखा है। देखिए कैसे, इसी को शब्दों में लिखा है। एकांक लंबाई के क्षण में, एकांक लंबाई के क्षण में एकांक ताप में वृद्धि पर, एकांक ताप में वृद्धि पर लंबाई में जो प्रसार होता है, लंबाई में जो प्रसार होता है उसे ही रेखीय प्रसार गुणांक, उसे ही रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है? अगर आप इसका इकाई देखना चाहते हैं, अल्फा का इकाई देखना चाहते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है? अल्फा से। इसको बोलते हैं अल्फा,
इसको बोलते हैं बीटा और इसको बोलते हैं गामा। ठीक है। अगर आप इसका इकाई देखना चाहते हैं तो सबका इकाई रख दीजिए। लंबाई का इकाई, लंबाई में परिवर्तन हो चाहे लंबाई हो, इकाई मीटर, लंबाई का इकाई मीटर, ताप में परिवर्तन डिग्री सेल्सियस, ये दोनों खत्म हो गए। 1/डिग्री सेल्सियस, जिसको आप डिग्री सेल्सियस ऐसा -1 भी लिख सकते हैं। तो इसका इकाई क्या हो गया? प्रति डिग्री सेल्सियस। इसको क्या कहेंगे? प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं। अब यहां क्या देख रहे थे? एकांक ताप में वृद्धि पर लंबाई में परिवर्तन, तो एकांक ताप में वृद्धि पर क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो एकांक ताप में वृद्धि पर आयतन में परिवर्तन। देखिए क्या लिखा है, एकांक क्षेत्रफल के क्षण में एकांक ताप में वृद्धि पर क्षेत्रफल में जो प्रसार होता है उसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल, ताप में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि, प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक क्षेत्रफल, ताप में वृद्धि, ताप में वृद्धि। ठीक है क्या? अब देखिए इसी को कैसा लिखा गया है कि अगर एरिया क्षेत्रफल एकांक हो गया, ताप में परिवर्तन भी एकांक हो गया, तो बीटा किसके बराबर हो गया? डेल ए के बराबर हो गया। इसी को शब्दों में लिखा गया है। देखिए कैसे, एकांक क्षेत्रफल के क्षण में, एकांक क्षेत्रफल के क्षण में एकांक ताप में वृद्धि पर, एकांक ताप में वृद्धि पर जो क्षेत्रफल में जो प्रसार होगा, क्षेत्रफल में जो प्रसार होगा उसे ही क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है क्या? इसका भी आप अगर इकाई देखना चाहें, इसका भी आप अगर इकाई देखना चाहते हैं, क्षेत्रफल में वृद्धि या क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसका भी मीटर का वर्ग, ताप में वृद्धि डिग्री सेल्सियस, ये खत्म, फिर से क्या आ गया? 1/डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस का -1 में घात लगा देंगे, तो इसका भी इकाई क्या हो गया? प्रति डिग्री सेल्सियस। चाहे किसी प्रकार का प्रसार गुणांक हो, तीनों का इकाई प्रति डिग्री सेल्सियस ही होता है। अब इसमें देखिए आयतन प्रसार गुणांक, जिसको गामा से दिखा रहे हैं, एकांक आयतन के क्षण में एकांक ताप में वृद्धि पर आयतन में जो प्रसार होता है उसे आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। देखिए क्या बोला है? आयतन में वृद्धि, प्रारंभिक आयतन, ताप में वृद्धि। ठीक है, लंबाई में लंबाई वाला, क्षेत्रफल में क्षेत्रफल वाला, आयतन में आयतन वाला। क्या बोला है कि अगर v को हम 1 मीटर घन रख दें, ताप में परिवर्तन को 1 डिग्री सेल्सियस रख दें, तो गामा किसके बराबर हो जाएगा? डेल v के बराबर हो जाएगा। इसी को शब्दों में लिखा है। देखो, एकांक आयतन के क्षण में, एकांक आयतन के क्षण में एकांक ताप में वृद्धि पर, एकांक ताप में वृद्धि पर, है ना, आयतन में जो प्रसार होगा, आयतन में जो प्रसार होगा उसे ही आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। इसका अगर आप इकाई देखना चाहें तो आयतन या आयतन में परिवर्तन का मीटर घन या घन मीटर और डिग्री सेल्सियस, तो ये भी खत्म हो गया और क्या आ गया? 1/डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस का घात ऋण 1। तो इसका भी इकाई क्या हो गया? प्रति डिग्री सेल्सियस। तो तीनों का इकाई क्या हो गया? प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है क्या? एक छोटा सा रिलेशन आपको और ध्यान रखना है कि जो बीटा होता है वो 2 गुना अल्फा होता है और जो गामा होता है वो 3 गुना अल्फा होता है। जो बीटा है वो अल्फा का दुगुना और जो गामा है वो अल्फा का 3 गुना। इसका मतलब नोट में आप ये ध्यान रखेंगे कि अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? 1:2:3। क्यों?
ये अल्फा है, उसका 2 गुना बीटा, उसका 2 गुना, उसका 3 गुना गामा। तो तीनों का अनुपात क्या होगा? 1:2:3। ठीक है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए भौतिक अवस्था में परिवर्तन तथा गुप्त ऊष्मा देखते हैं। आप 3 तरीके के भौतिक अवस्था जानते हैं, ठोस है, द्रव है, गैस है। आपको ये भी पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमना शुरू हो जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलना शुरू हो जाता है। इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस को जल का हिमांक कहा जाता है। ठीक है, जल का क्या कहा जाता है? हिमांक कहा जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस को जल का क्वथनांक कहा जाता है। ठीक है क्या? अब ध्यान से समझिए बात को कि अभी हम समझने के लिए केवल द्रव ले रहे हैं, ये सभी चीज़ों पर हम बाद में अप्लाई करेंगे। मान लिया जाए 0 डिग्री सेल्सियस है और एक है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जल का कौन सा रूप रहने वाला है? 0 डिग्री सेल्सियस पे जल का कौन सा रूप रहने वाला है और 100 डिग्री सेल्सियस पे जल का कौन सा रूप रहने वाला है? तो आप ध्यान देंगे कि हो सकता है आपका आंसर हो 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ रहेगा या ठोस अवस्था में रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस में वाष्प रहेगा या गैसीय अवस्था में रहेगा। वैसे आपको बता दूं कि गैस और वाष्प में थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि सारे गैस को आप वाष्प नहीं कह सकते, लेकिन सारे वाष्प को आप गैस कह सकते हैं। कैसे? पानी के गैसीय रूप को वाष्प कहते हैं, लेकिन हम ऑक्सीजन को वाष्प नहीं कह सकते। वाष्प का मतलब क्या होता है? देखिए, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है उसके गैसीय अवस्था को वाष्प कहते हैं। कमरे के ताप पर जल जो है द्रव अवस्था में है, उसको हम गैस में अगर बदल दिए तो उसको वाष्प कहेंगे। कमरे के ताप पर पेट्रोल जो है द्रव अवस्था में है, उसको हम गैस में बदल दें तब उसको वाष्प कहेंगे। लेकिन कमरे के ताप पर ऑक्सीजन पहले गैसीय अवस्था में है, तो ऑक्सीजन को हम वाष्प नहीं कह सकते। तो जो कमरे के ताप पर, कमरे के ताप मतलब ये सामान्य ताप जो है 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस को कमरे का हम मानक ताप मानते हैं। तो कमरे के ताप पर जितने भी पदार्थ द्रव अवस्था में हैं उनके गैसीय अवस्था को हम क्या कहते हैं? वाष्प। इसका मतलब जितना वाष्प है सब गैस है, लेकिन जो पहले से गैस है उसको हम वाष्प नहीं कह सकते। ठीक है, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन कमरे के ताप पर क्या है? गैस है, तो उसको हम गैस ही कहेंगे, वाष्प नहीं कह सकते। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी का 2 रूप होता है, ठोस भी होता है और द्रव भी होता है। यानी कि बर्फ भी होता है और सामान्य जल भी होता है। ठीक है क्या? 100 डिग्री सेल्सियस पर 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का द्रव वाला अवस्था भी होता है, जल भी होता है, और गैस वाला अवस्था भी होता है, वाष्प भी होता है। आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ? देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमना प्रारंभ होता है, जम ही नहीं जाता है। कहने का मतलब आप 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी है, उसको 0 डिग्री सेल्सियस ही लगातार रखे रहिए, वो कभी बर्फ बनने वाला नहीं है। अब दूसरा समझिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर आपने क्या लिया है? बर्फ लिया है। 0 डिग्री सेल्सियस पर आपने बर्फ लिया है, उसको आप 0 डिग्री सेल्सियस पर ही मेंटेन करके रखिए, वो कभी जल बनने वाला नहीं है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बर्फ ही रहेगा और जल जल ही रहेगा। ठीक है, वैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप जल को रखेंगे तो जल में ही रहेगा, द्रव में ही रहेगा, और 100 डिग्री सेल्सियस में वाष्प है, वो वाष्प ही रहेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है जल ही रहेगा, वाष्प में नहीं बदलेगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वाष्प है वाष्प में रहेगा, द्रव में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस को बढ़ा देते हैं तो वो द्रव में बदलने लग जाता है, और 0 डिग्री सेल्सियस के जल का ताप घटा देते हैं तो वो बर्फ बन जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस के जल को आप 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देंगे
तो गैस में बदलने लग जाएगा या वाष्प में बदलने लग जाएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस के वाष्प का ताप आप अगर कम कर दें तो वो द्रव में या जल में बदलने लग जाएगा। अब देखिए, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बर्फ है, उसको 0 डिग्री सेल्सियस के ही जल में बदलना है, केवल अवस्था परिवर्तन कराना है, ताप में परिवर्तन नहीं कराना है। हम क्या चाह रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ है, वो 0 डिग्री सेल्सियस के ही जल में कन्वर्ट हो जाए, केवल अवस्था में परिवर्तन हो, ताप में कोई परिवर्तन ना हो। तो अवस्था परिवर्तन करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? ऊष्मा देना पड़ेगा। इसी को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा, जिसमें ताप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल किसका परिवर्तन हुआ है? अवस्था का। अगर आप ठोस को द्रव में बदलने के लिए ऊष्मा देते हैं तो इसको कहेंगे गलन का गुप्त ऊष्मा, और अगर आप द्रव को गैस में बदलने के लिए ऊष्मा दिए हैं तो उसको बोलते हैं वाष्पन का गुप्त ऊष्मा। आपने यहाँ क्या किया? 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस के ही जल में बदला है, ताप में परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल अवस्था में परिवर्तन होता है। नियत ताप में अवस्था परिवर्तन के लिए दिया गया ऊष्मा, ठीक है, क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। नियत ताप पर अवस्था में परिवर्तन के लिए दिया गया ऊष्मा गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। अब अगर आप ठोस से द्रव में बदलने के लिए नियत ताप पर आप ठोस से द्रव में बदल रहे हैं, गलन का गुप्त ऊष्मा, और नियत ताप पर आप द्रव से गैस में बदल रहे हैं, वाष्पन का गुप्त ऊष्मा। चलिए देखिए क्या बोला है गुप्त ऊष्मा। नियत ताप पर मतलब ताप नहीं बदलना चाहिए। ध्यान रखिए कि आपके बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया गया है, उसमें ये बात मेंशन करना भूल गया है कि ताप क्या रखना है, नियत रहना। परिभाषा में भी ये लिख के देना चाहिए कि ताप कैसा रहेगा, नियत रहेगा। नियत ताप पर, है ना, अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। देखिए, नियत ताप पर पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में अवस्था परिवर्तन के लिए क्या बोल रहा है? गलन का गुप्त ऊष्मा मतलब 1 ग्राम बर्फ को 1 ग्राम द्रव में बदलना है नियत ताप पर, तब उसको क्या कहेंगे? गलन का गुप्त ऊष्मा। यहाँ क्या बोल रहा है? एकांक द्रव्यमान या 1 ग्राम या 1 केजी एकांक होना चाहिए। तो 1 ग्राम द्रव को नियत ताप पर 1 ग्राम के गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वाष्पन का गुप्त ऊष्मा, लेकिन ताप नहीं बदलना चाहिए। तो नियत ताप पर पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। नियत ताप पर मतलब हम जो ऊष्मा दिए हैं वो ताप में परिवर्तन नहीं करता है, मतलब इस केस में ताप में परिवर्तन नहीं किया गया है। जो भी ऊष्मा दिए हैं हम, अवस्था परिवर्तन में खर्च हो गया है। नहीं तो सामान्यतः क्या होता है कि देखो, इसको गुप्त ऊष्मा क्यों कहा गया है? देखिए, हम कैसे पहचानते हैं किसी वस्तु को ऊष्मा दिया गया है या ऊष्मा लिया गया है? वस्तु को ऊष्मा देते हैं, ताप बढ़ जाता है। वस्तु से ऊष्मा लेते हैं, ताप घट जाता है। अब यहाँ हम जो ऊष्मा दिए हैं वो ताप को बढ़ाने में काम नहीं आए हैं, अवस्था परिवर्तन में काम आया है। तो छूकर या ताप में परिवर्तन से आप कभी नहीं पहचान पाएंगे कि ऊष्मा दिया गया है। क्यों? अभी भी ये ठोस था, वो 0 डिग्री सेल्सियस में, द्रव है 0 डिग्री सेल्सियस में। ठोस का ताप मापे 0 डिग्री सेल्सियस, द्रव का ताप मापे 0 डिग्री सेल्सियस। तो ताप में परिवर्तन हुआ ही नहीं, तो कहाँ पता चल पाएगा ताप से कि उसको ऊष्मा दिया गया है? इसलिए उसको गुप्त ऊष्मा कहा गया है कि अवस्था में तो परिवर्तन करने के लिए आवश्यक है वो, लेकिन ताप में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, तो ताप से आप नहीं पहचान पाएंगे कि ऊष्मा दिया गया है। इसलिए उसको क्या कह रहे हैं? ये गुप्त ऊष्मा है। ठीक है क्या? देखिए, तो नियत ताप पर पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा 2 प्रकार के, गलन का और वाष्पन का। गलन का और वाष्पन का। नियत ताप पर एकांक द्रव्यमान के मतलब ये भी गुप्त ऊष्मा है, ये भी गुप्त ऊष्मा है। इसमें क्या कर रहे हैं? ठोस से द्रव। इसमें क्या कर रहे हैं? द्रव से गैस। नियत ताप पर एकांक द्रव्यमान के ठोस पदार्थ को द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ का गलन का गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नियत ताप पर एकांक द्रव्यमान के ठोस को, है ना, द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा गलन की गुप्त ऊष्मा।
ठीक है। और नियत ताप पर एकांक द्रव्यमान के द्रव को गैस में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गलन का गुप्त ऊष्मा, नियत ताप पर 1 ग्राम द्रव को गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। देखिए आप एक चीज ध्यान रख लीजिए, जो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा ये होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। मतलब 1 ग्राम बर्फ को 1 ग्राम द्रव में नियत ताप पर बदलने के लिए 80 कैलोरी देना पड़ेगा, 80 कैलोरी देना पड़ेगा, ठीक है क्या। वैसे ही वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, जल की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है 540 कैलोरी पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम जल को नियत ताप पर 1 ग्राम वाष्प में बदलने के लिए 540 कैलोरी देना पड़ेगा, ठीक है क्या। अब आप ताप और ऊष्मा में क्या देख लीजिए, थोड़ा सा रिलेशन देख लीजिए। देखिए पहले ठोस था, ठीक है। शुरू में ऊष्मा दिए तो ठोस का तापमान बढ़ते गया। अब ये वाला स्थिति आ गया है कि ये ठोस से किस में बदलेगा, द्रव में बदलेगा, ठोस से किस में बदलेगा, द्रव में बदलेगा। तो यहाँ पर देखिए आप, शुरू में ठोस का तापमान बढ़ा है तो ठोस का तापमान बढ़ते गया, यहाँ तक पहुँच गया। अब अवस्था परिवर्तन का समय आ गया है, तो ठोस से द्रव में बदला, ठोस से द्रव में यहाँ बदला है, ऊष्मा दिए हैं इतने मात्रा में। अगर यहाँ से ऐसे लाइन खींचे, यहाँ से लाइन खींचे, तो इतने मात्रा में आपने ऊष्मा दिया है, इतना मात्रा में आपने ऊष्मा दिया है। इतना जो ऊष्मा है उस समय देखिए आप, अवस्था में तो परिवर्तन हो गया, मतलब ऊष्मा आपने बढ़ा है, लेकिन इस समय ताप में कोई चेंज नहीं आया। यहाँ पर ताप क्या है, यहाँ पर ताप नियत है। तो इतना जो ऊष्मा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ऊष्मा है वो गलन का गुप्त ऊष्मा है। मतलब इस समय अवस्था में परिवर्तन हुआ है, ताप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ऐसे चला है। मतलब यहाँ पर 0 मान लेते हैं समझने के लिए, 0 डिग्री सेल्सियस है तो लगातार 0 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, जबकि हमने ऊष्मा को बढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद ये द्रव में बदल गया, तो ये जगह है, इतना ऊष्मा है जो कि क्या है, गलन का गुप्त ऊष्मा है। अब इस द्रव का ताप हम बढ़ाते गए, मान लीजिए पानी ये जो है अब 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में यहाँ द्रव आ गया पानी, अब उसका ताप बढ़ाएंगे तो 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ऐसे करते करते 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाएगा। अब फिर समय आ गया है वाष्पन का, है ना। अब ये अवस्था परिवर्तन होगा, तो इस जगह पर फिर से अगर आप देखें तो आपने इतना ऊष्मा का मात्रा दिया है, लेकिन यहाँ पर फिर से ताप क्या है, नियत है, ताप में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आपने क्या किया है, द्रव को किस में बदला है, वाष्प में, द्रव को किस में बदला है, वाष्प में। इस समय आपने इतना ऊष्मा दिया है लेकिन ताप में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो जितना भी आपने ऊष्मा दिया है वो द्रव को वाष्प में बदलने के लिए उपयोग हो गया। इसका मतलब यही वाष्पन का गुप्त ऊष्मा है। इतना ऊष्मा क्या है, वाष्पन का गुप्त ऊष्मा है। आगे जब ऊष्मा देंगे तो ये वाष्प जो है उसका ताप फिर से बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। इन केस कहीं भी दिक्कत जाता है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसके ऊपर हम वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।